आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, ये लाल सलाम होता है, ये लाल लाल को लाल सलाम हम करते हैं। किस लिए करते हैं? जब हमारे खुद के शरीर में ये लाल कलर लेके हम घूम रहे हैं, यही हमारा ईमान है। जो कहीं गिरता है वही क्रांति बननी चाहिए। हम अभी जब गिराते चल रहे हैं, क्रांतियाँ बहुत कम हो रही हैं। मेरे बंधु, कभी तो जागो, कभी तो इंसानियत के तौर पे नीचे वो तो खड़े रहो। लड़ना है, जीतना है, हक की लड़ाई हमेशा लड़नी चाहिए। कामगार की हर जगह पे असंगठित होने की वजह से, हमारी विचारधाराओं की वजह से और हमारे डर की वजह से हमारी क्रांतियाँ कहीं से छूट जाती हैं। और क्रांतियों के साथ जो गाना होता है, वो गुनगुनाना होता है, वो सुगंध होता है, वो हम कहीं ना कहीं बहते पानी में छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए हमारी क्रांति को क्रांति नहीं मिल रही है। मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, हमेशा रास्ते में उतरते समय हमेशा सीना शांति करने के लिए ये क्रांति कहा जाती है। यही कहते हैं लाल सलाम। अरे पुत्रों, मेरे बंधुओं, आज लड़ने की तैयारी करो, क्योंकि आज जो भी मजदूर रोता है अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। हर मजदूर की मेहनत यहाँ पे रंग लाई थी। जो बंदा तो हमेशा अमीरों की तरफ चला गया, लेकिन मजदूर तो वही रह गया रास्ते पे। आज मजदूरों की तरफ देखने के लिए जब रेड यूनियन जैसी यूनियन खड़ी होती है, जब आप बंदे उनके साथ जुड़े रहो, संगठित बनो। संगठित करने से एक लड़ाई सभी करो। और ये जो बनाया गया है इंसानियत तौर के शासन के तौर पे हमारी हक की लड़ाई है। जो लाभ मिलता है शासन से, उससे हमको लेना है। हमें हम संगठन में संगठित होना है। मेरे भाई, आज ही ये लड़ाई नहीं करोगे तो राष्ट्रीय तौर पे आप कहीं भी बेचे हो। आपका हक, आपका मत, आपका इंसान हर जगह पे बेचा जाएगा। लेकिन आपका संगठित होना इतना जरूरी होता है कि मुझे श्रमिक रह के नहीं जीना है। आज मेरी हक की लड़ाई चाहिए। आज पावरलूम कामगार मालेगांव के अंदर इतना बड़ा कावरलूम क्षेत्र आहे डॉक्टर, की यांची लढाई करता करता हे मालकाला घाबरता यांची भांडवल साईडवर लढाई जास्त चालू। 4-4 तास, 4-4 घंटे, 14-14 घंटे एक माणूस त्या मशीनवर खड़े रह के भी काम करते हैं। हाथ चला जाता है, शॉक लग जाता है, मर जाता है, लेकिन बीमा कोई नहीं उतार पा रहा है। यही तरीका कह रहा है कि बंदे तुम बीमा उतारो, तुम अपना सब छोड़ के एक इंसान करके लड़ो, डर छोड़ दो। फैक्ट्री एक्ट कायदा लाने के लिए कितने सालों से सब कांग्रेस लड़ रहे हैं यहाँ पे मालेगांव के अंदर, फिर भी डॉक्टर की मेहनत आज रंग ला रही है। मेरे ख्याल से लगता है डॉक्टर करार, उन्होंने जो आपकी मेहनत दे रहे उनको साथ दो, वो आगे जा सकते हैं, लड़ो। मैं कहती हूँ, जब मैंने बांधकाम कामगार यहाँ खड़ा कर सकती हूँ, यहाँ से कामगार कल्याण मंडल से जुड़ सकती है, मेरे बंधु आप वहीं लोग जुड़ने वाले हो, वहीं से आपको सब कुछ मिलने वाला है। कायदा आपको वहाँ लेके जा रहा है। क्यों नहीं चिंता रह रहे हो? क्यों डर रहे हो? क्या है साथ में आने के लिए, संगठित होने के लिए, लड़ने के लिए? क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहते हो। मेरे मजदूरों, मेरे भाई, आप सोच लो, 14 घंटा काम करने के बाद भी आपका मेहनताना बहुत कम है, बहुत कम है। आपका साथ होता है तो ट्रेड यूनियन आप लोगों के साथ जाके आपको कहीं तो उठा के खड़ा कर सकती है। यही क्रांति है, यही दिखा रही है आपको साथ में आने के लिए। और साथ में आते समय कहा गया है, अभी एक मोड़ पे अभी क्या चल रहा है पता है? श्रमिक संगठित कामगार। श्रमिक संगठित कामगार आज के तौर पे आज निकल गया है नया कार्ड, ई श्रमिक कार्ड। देखो हमें कितना कार्ड बनाना चाहते हैं डॉक्टर लोग, हमें कितना सताते हैं ये लोग कि हर एक कागज पे जरा आधार लिंक नसेल तो जरा तिथं वहाँ भी जाना पड़ेगा, वहाँ भी तो पैसा देना पड़ता है। वो नहीं होता है, आगे जाना पड़ता है तो काम के लिए 2 घंटा छूट जाता है। मतलब मजदूर को हर जगह पे मारा जा रहा है, हर जगह पे इंसाफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि इधर जाएगा तो इधर काम छूट रहा है, इधर जा रहे तो मेरा पगार कम हो रहा है। मतलब क्या करें हम? यही कहता है ये श्रमिक कार्ड। और ये श्रमिक कार्ड क्यों बनना चाहिए? तो ये क्वेश्चन तो हर कामगारों के मन में छा गया है कि ये कार्ड मैं क्यों बनाऊं, क्यों चाहता है ये कार्ड बनाना? भैया ये कार्ड बनाना जरूरी है, क्योंकि आप असंगठित क्षेत्र है और आपका रिकॉर्ड गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए, ये हर आदमी को लगता है।
हर जगह पे 1500 रुपये जब गवर्नमेंट ने दिया था, किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है। आपका डाटा जब तक गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है तब तक आपका ये कार्ड नहीं बन पाएगा। इसलिए आप संगठित हो जाओ, एक साथ लड़ाई करो। यही चाहती हूँ, आगे की बढ़ आपकी दौड़, आगे चलने वाले आप कोशिश करो और जीतो। और डॉक्टर कराए को लाल सलाम, जिन्होंने आज ये लाल दिखाया है क्रांति का, ये चलने दो ये मशाल मेरे बंदो। मैं कहती हूँ उड़ ले आसमान में, छू ले आसमान को, उड़ ले गगन में, छू ले आसमान को, मंजिल उसी को मिलती है जो घोंसले में जान लेती है। सुनीता कुलकर्णी साहिबा जो अपने ख्यालात पेश कर रही थी। अब इस मुकाम पर मैं गुजारिश करता हूँ। अच्छा, उससे कबल मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज मैंने पहली बार महसूस किया कि मजदूर बहुत समझदार होते हैं। असल में होता यह है कि हर प्रोग्राम का एक सबसे बड़ा मसला जो होता है कि वक्त की तंगी जब टाइम होती है, ये बड़ी तकलीफ हो जाती है। जहाँ कोई आता है आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट जो है भाषण करता है, लेकिन मैंने शुरू में एक मरतबा सिर्फ मैंने कहा कि चाचा ने जितना वक्त लिया है आप उनको उतना ही वक्त ले। और हम अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग आए तो किसी ने दोबारा बोलने का मौका नहीं दिया कि मैं उनको बोलूँ कि आप कम बोले, बल्कि सब आ रहे हैं और बिल्कुल समझदारी से मुख्तसर से वक्त में अपनी बात रख रहे हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी जो मुश्तरका तंजीमों की जानिब से कि आप लोगों का ख्याल रख रहे हैं। आइए मैं गुजारिश करता हूँ, आज अभी जो जिन नौजवानों ने डॉक्टर साहब का इस्तेमाल किया था यहाँ पर, जो वार्ड बॉयज़ आए थे, उन्हीं में से मैं नुमाइंदगी के तौर पर इमरान भाई से गुजारिश करता हूँ, इमरान अहमद या मोहम्मद इमरान, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी बात रखें, इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे तमाम आए हुए मेहमानों को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो डॉक्टर साहब से आए। मैं जैसे कि इमरान भाई ने हमारा तारुफ किया कि हम लोग 40 वार्ड है तो कोरोना कोविड के टाइम में हम लोगों ने काम, मगर हम लोग इससे पहले कारखाने में मजदूरी करते थे। कारखाने में हम लोग हर तरह से कोई ना कोई हर फील्ड में कारखाने में काम करते, मगर कोविड की महामारी तब आई तो हम मजदूर लोगों ने बताया कि हम मजदूर किसी से कम नहीं। हम लोगों ने ऐसा भी टाइम देखा है कि माँ अपने बेटे के पास नहीं जाती है, बेटा अपनी माँ के पास नहीं जाता। कोई अगर कुछ खाने को लाता था तो दूर से लेके चला जाता। उस टाइम में हमारे जो दोस्त है, हमारे साथ में जो काम करते थे, सभी ने बहुत लगन से काम किया। उन्होंने बिना मास्क के, इमरजेंसी में बिना मास्क बिना ग्लोव्स के कोविड में काम किया। और हमारे साथ में राशिद भाई है, वो कोविड के पीरियड में उनके वालिद साहब का इंतकाल होने के बावजूद भी उन्होंने ड्यूटी बावजूद एकदम वक्त पे निभाई। और जैसा कि मजदूरों की बात चल रही है तो हम मजदूर यहाँ पे कोई भी स्कीम आती है तो ध्यान नहीं देते इस पर। हर कारीगर सोचता है इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, बना लेंगे क्या होगा इससे, सेठ 10,000 5,000 दे देगा टाइम पे, मगर उसके बाद काम ना मिलने पर सभी मजदूर परेशान हो जाते हैं, मंदा आ जाता है, कारोबार बंद हो जाता है, मजदूर को फिर कोई सेठ नहीं देखता किसके पास क्या है क्या नहीं। तो हम लोगों को इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए और जो भी सरकार से गवर्नमेंट से स्कीम आती है हम मजदूरों को जागरूक होना चाहिए, हमको हर स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए। बस इतना कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। हमारे नेता साहब तशरीफ रखते हैं, मैं गुजारिश करता हूँ आप मौसूफ से तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करें। राज्य के नायब सदर, राष्ट्र के सदर और इंडिया सेतु के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय डॉक्टर D.S. बराड़ साहब, नासिक जिले से जितने उनके साथ मेहमान आए हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, तो उनको भी आदरणीय मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कीमती वक्त निकाल कर आए। तालुका कमेटी के जितने भी मेम्बरान हैं, रमेश जगताप साहब, जिला सेक्रेटरी तुकाराम सुंजे साहब, सभी को मेरी तरफ से और मालवा मिला यूनियन की जानिब से लाल सलाम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब मुझे बोलना आता नहीं, मैं पहली बार उनका डाइस पर खड़ा हूँ और इतने बड़े मजमे में बात कर रहा हूँ, मुझे अंदर में बहुत
मतलब फील हो रहा है कि मैं कैसे आप लोगों से बात कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने कुछ बात करने की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय श्रम कार्ड कैसे बने और इसके क्या फायदे हैं, ये तो मेरे से अच्छा डॉक्टर साहब ही बताएंगे आप लोगों को। लेकिन किसी भी मुल्क को शहर, जिला, गांव के तशरीफ लाए कि मुझको थकने नहीं देता है ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। तो इस्तेमाल कीजिए जनाब जाकिर शाह साहब का, गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और अपने ख्याल से नवाज़ें। आज के इस प्रोग्राम के सदर डॉक्टर पीर कराम साहब, मंच पर तशरीफ फरमा तमामी नेतागण और सामने बैठे हुए मेरे तमामी भगत सिंह और शहीद अब्दुल हमीद के तर्ज पर चलने वाले वो नौजवान, मैं तमामी लोगों को, आप लोगों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ और जय भीम लाल सलाम पेश करता हूँ। एक फिल्म कुछ दिन पहले रिलीज हुई, शायद सालों पहले, जिसका नाम था नायक। उसका एक सीन मेरे जहन में मतलब बहुत बैठ चुका है कि अनिल कपूर के ऊपर हमला होता है एक दिन का सीएम बनने के बाद, फिर उसका घर तोड़ दिया जाता, उसकी लाइट काट दी जाती, पानी बंद कर दिया जाता, टेलीफोन के कनेक्शन काट दिए जाते। वो परेशान हो जाता, वो बोलता क्या एक दिन का सीएम बनकर मैंने गलत किया, मैंने वही किया जो एक सीएम को करना चाहिए था, क्या ये मेरा गुनाह है जिसकी सजा मुझे मिल रही है। फिर दूसरे दिन यह होता कि जब वो सुबह सोकर उठता तो उसके घर के बाहर लाखों का हुजूम लगा रहता और हर शख्स ये चाहता कि वो नायक जिसने एक दिन में इस राज्य का इतिहास बदलने की कोशिश की है, उसे इस राज्य का सीएम बनाया जाए। लेकिन वो अपनी बात पर अटल नहीं रहता और वो मना करता। तो उस फिल्म का जो सबसे अहम किरदार निभाने वाले परेश रावल, वो उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे पूरी भीड़ से खींचते हुए लेकर जाते हैं और एक बात कहते हुए चलते हैं कि हर कोई ये सोचता है, हर कोई ये चाहता है कि मेरा एक अच्छा घर हो, एक अच्छी नौकरी हो, खूबसूरत सी बीवी हो, घर के बाहर गार्डन हो, और मैं जब शाम को घर आऊं तो अखबार पढ़ते हुए बीवी से कहूं कि एक चाय कब तो लाना, और अखबार की सुर्खियां पढ़ने के बाद कहूं कि इस पॉलिटिशियन ने इस देश को बर्बाद कर दिया है, तो परेश रावल कहते हैं कि जाओ, तुम्हें कोई हक नहीं है इस शहर की, इस देश की सियासतदान को बुरा कहने का। अगर तुम्हें इसे साफ करना है तो तुम्हें इस गटर में उतरना होगा, इसे साफ करना होगा। और फिर वो खींचता हुआ आगे लेकर जाता। एक तगड़ा अपाहिज जो अपने पैरों से अपाहिज होता है, वो एक हाथ लेकर बैठा होता है। और मैं जब उस फिल्म को देखता हूं और उस सीन को देखता हूं तो मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। वो अपन लगा चलाते हुए अपने हाथों से चलता हुआ आता है और वो माना अनिल कपूर के गले में डालकर कहता है कि मेरा देश भी मेरी तरह लंगड़ा हो गया, उसे चला दीजिए ना, उसे खड़ा कर दीजिए ना। तब कहीं अनिल कपूर में एक जोश आता है और वो कहता है कि अब मैं इलेक्शन लड़ूंगा और सीएम बनकर इसका इतिहास कर दूंगा। तो मेरे भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान के मानने वालों, चाहने वालों, आज मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। मैं ये चाहूंगा कि आप वो भगत सिंह बनो, आप वो अशफाकुल्लाह खान बनो, आप वो वीर सावरकर नहीं बनना। आपको क्या बनना है? भगत सिंह बनना है, अशफाकुल्लाह खान बनना है, बनना है, खान अब्दुल गफ्फार खान बनना है। इस देश का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे, एक बात मेरे ध्यान में अभी मतलब 2-4 दिनों से काफी चल रही है और कुछ लोगों ने मुझे कहा भी है कि तुम्हारा जहन कॉम्रेडर की तरफ जा रहा है, तुम कम्युनिस्ट हो रहे हो। वहां धर्म नहीं होता,
वहां धर्म कोई मायने नहीं रखता। तो सुन लो, हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून की पासदारी करो, उस मुल्क के मानो और उसके कानून पर अमल करो। और हमारा संविधान डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान हमें कुरान को मानने का भी अधिकार देता है और हमें मंदिर को मानने का भी अधिकार देता है। तो पहले हम संविधान को मानेंगे और संविधान जब हमें बताता है कि तुम अपने दीन पर कायम रहकर इस संविधान को मान सकते हो, तो कोई कैसे कह सकता है कि कॉमरेडों के अंदर दीन धर्म नहीं होता। हमें संविधान को पढ़ने की जरूरत है। मैं अक्सर कहता हूं कि संविधान का फर्स्ट पेज जिस पर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह नहीं लिखा इस भारत के ब्राह्मण, इस भारत के दलित, इस भारत के मुस्लिम, इस भारत के पिछड़े, अति पिछड़े। लेकिन फर्स्ट पेज पर बाबा साहब ने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। फर्स्ट पेज पर ही उन्हें सबको समेट कर इस पेज पर ला दिया और पूरे संविधान को निचोड़ कर फर्स्ट पेज पर लिखकर यह साबित कर दिया कि ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर लोकशाही चलती है, तानाशाही नहीं चलती। आज यहाँ पर इंडिया के पूरे भारतवर्ष में अपनी ट्रेड यूनियन के माध्यम से पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, गरीब, मजदूर, इन्हें जोड़कर एक संगठन बनाया और इतना मजबूत संगठन बनाया है कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता। इस शहर के अंदर मेरा चैलेंज है, अगर आप ट्रेड यूनियन से जुड़ जाते हैं, आप इस यूनियन का हिस्सा बन जाते हैं, आप इस यूनियन के मेंबर बन जाते हैं और अगर आपके मानव को पता चल जाए कि आप ट्रेड यूनियन के सभासद हैं, आप ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं, आप उसके मेंबर हैं, अगर इसे तकलीफ देंगे तो लाल बोर्ड आ जाएगा, लाल झंडे वाले आ जाएंगे, उसका पसीना छूट जाएगा। डर और खौफ के मारे वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। रमजान वाला बैठे यहाँ पर, इनके द्वारा इक़्तिदार में चलते सबक सेल में इन्होंने कई पहलवान सेठों को पटक दिया। किसके दम पर? इसी लाल मोहना के दम पर। ये वो ताकत देता है, ये वो कुव्वत देता है कि आपका नाम क्या में कॉमरेड लगना ही सामने वाले के पसीने छुड़ा देता है। तो कॉमरेड बनो। कौन से कॉमरेड बनेंगे? मैंने कहा कि भगत सिंह जैसा कॉमरेड बनो, शहीद अब्दुल हमीद जैसा कॉमरेड बनो, अशफाकुल्लाह खान जैसा कॉमरेड बनो, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसा कॉमरेड बनो। इस देश का इतिहास बदलने में 200 साल लगे हैं। आजादी यूं ही नहीं मिल गई। अंग्रेज आए, हुकूमत किए, इतिहास जंग छिड़ी, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे और अंग्रेज भाग के। ऐसा हुआ है क्या? 200 साल लगे। हजारों लोगों की लाशें पेड़ों पर महीनों लड़ती रही। इस इतिहास के साथ में देख लो हमसे बगावत करने वाले का अंजाम। अगर तुम हमारी हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे तो आपकी लाश भी इस पेड़ पर लटका दी जाएगी। लेकिन ये भारत के लोग हैं, उन लाशों को देखने के बाद डरते नहीं है। वो ये सोचते हैं कि अगर ये इस देश पर कुर्बान हो गए तो हम भी इस देश पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। तब कहीं जाकर हमें आजादी मिली। और जो लोग ये सोच रखते हैं कि कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता, कुछ बदलने वाला नहीं है, सिस्टम करप्ट है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब यही है, कुछ नहीं होता। मेरे साथी यहां बैठे अशफाक भाई और भी लोग थे हमारे साथ। हमने 2013 में डॉक्टर साहब एक रैली निकाली थी अपने हक अधिकार के लिए कि पावर लूम इंस्टीट्यूशन की मनमानी नहीं चलेगी, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन की मनमानी नहीं चलेगी, उनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, उनकी तानाशाही नहीं चलेगी। 2013 में भी हमने ये साबित कर दिया था कि अगर हम जब अपने हक और अधिकार को लेने के लिए अगर सड़कों पर उतर जाए तो कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता हमारे हक अधिकार को लेने से। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपना हक और अधिकार लेने की हिम्मत होना, हौसला होना। मैं सलाम करता हूं कोर्स फैक्ट्री के यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, कोर्स फैक्ट्री के लोगों ने
महिलाओं का इसमें सबसे ज्यादा बलिदान है। ये यूं बंद कर दिया कि कोई अंदर जाएगा भी नहीं और कोई अंदर आएगा भी नहीं। उसके बाद मानक ने ऐलान किया कि अब वाकई कोई मजदूर अंदर नहीं आएगा और हम सबको काम से निकाल देते हैं। आज वो 44 लेबर्स है और उसी फैक्ट्री में इज्जत और सम्मान के साथ काम कर रहे हैं। मजदूरों के अंदर भी ये बेदारी आनी चाहिए। हक और अधिकार को लेने की हमारे अंदर ताकत और कुव्वत होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर तुम्हारे अंदर हक और अधिकार लेने की ताकत और कुव्वत और क्षमता मौजूद है तो कोई तुमसे तुम्हारा हक अधिकार छीन नहीं सकता। डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद है। आज का ये प्रोग्राम मजदूरों में बेदारी लाने के लिए था और ई श्रम कार्ड क्यों बनाना चाहिए, उससे क्या फायदे है, उसकी क्या क्या फैसिलिटी है और अभी महाराष्ट्र सरकार का कामगार बोर्ड जो बन रहा है उससे क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। और उस पर डॉक्टर साहब ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत भी की, मालेगांव के ताल्लुक से कुछ अहम बात भी कही और अभी और यहाँ से कुछ अहम बात को बताएंगे। लेकिन मैं अपनी जानिब से और ट्रेड यूनियन के माध्यम से आप तमाम लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप बेदार हो जाइए। अगर आप बेदार हो गए, आप मुतैद हो गए तो मेरा यकीन है कि इस शहर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ट्रेड यूनियन ने वो कारनामे अंजाम दिए हैं, वो रहनुमाई अदा की है और आज भी कर रहे हैं। हम हर किसी काम को छेड़ दे, जगताप साहब फोन कर देते हैं डॉक्टर साहब को कि हमने ये काम किया है, इसका निवेदन दिया है। डॉक्टर साहब को हम कभी भी फोन करें वो फौरन फोन को रिसीव करते हैं। अगर हमारा फोन नहीं उठा पाए तो वापस फोन पलटाते हैं और पूछते हैं कि क्या काम था, क्या बात थी, हमारी रहनुमाई करते हैं, हमारी सरपरस्ती करते हैं, हमें ताकत देते हैं। आज मालेगांव आना उसका मकसद ये है कि मालेगांव शहर के मजदूरों को किस तरीके से इकट्ठा किया जाए, किस तरीके से उनके अंदर बेदारी लाई जाए, इस श्रम कलाकार के ताल्लुक से क्या मालूमात दे सकते हो मालूमात की जाए और जो कामगार बोर्ड बन रहा है उसमें हमारे आने वाले मुस्तकबिल में हमें क्या क्या सुविधाएं, क्या फैसिलिटी हमें मिलने वाली है, इस पर बात की जाएगी। मैं अपना वक्त समेटते हुए शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना और पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना और पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्त मैं तो गूंगा था, गुफ्तगू सिखाई तूने, अब जब मैं बोलूं तो बातों में असर भी देना, अब जब मैं बोलूं तो बातों में असर भी देना। लाल सलाम, जय हिंद जय भारत। और मुहिब्बान उर्दू से जो है अजीज़ुर रहमान साहब, इसी तरह अब्दुल्ला अंसारी सर, रेहान अख्तर सर, ज़हूर खान साहब और भी दीगर जो हजरात तशरीफ़ लाए हैं जिन तक मेरी नज़रें नहीं पहुँच सकती है, हम तमाम का इस्तक़बाल करते हैं मजदूर यूनियन की जानिब से, मजदूर तंजीमों की जानिब से। जाबिर शाह अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। मैं आइए बिला किसी ताख़ीर इस वक्त गुजारिश करता हूँ मालेगांव बारपेस पैकिंग यूनियन के सदर जनाब अनवर खान साहब से कि शहर में मजदूर जैसा दरबदर कोई नहीं, शहर में मजदूर जैसा दरबदर कोई नहीं, जिसने सबका घर बनाया उसका घर कोई नहीं। मैं गुजारिश करता हूँ अनवर खान साहब से तशरीफ लाए अपने ख्यालात का इजहार करें। आज मजदूरों के लिए जो रखा है तो महंगाई तो दुनिया भर की है, महंगाई के ऊपर भी बेदार होता नहीं है मजदूर। आज तेल, शक्कर, नमक, हर चीज, आज मालक से कभी पैसा लेने जाए तो मालक पैसा नहीं दे, लेकिन तकलीफ दुनिया भर की उठाएगा। 2001 से हम यूनियन चला रहे हैं और तकलीफ से हमने इसे सेसा है। 700 मजदूर है, एक बात के ऊपर लब्बे बोलते हैं। और अभी जो सिलसिला भी चल रहा है महंगाई का, इसके ऊपर अभी तहरीक हम कुछ चलाएंगे। शेड्यूल यूनियन से हम जुड़े हैं, ये एक ऐसी तंजीम है, ये यूनियन ऐसी है कि हमने 2001 से हर लीडर के पीछे घुमा, हमें कोई मुफाद नहीं मिला, अनलीगल हमने हड़ताल की और मजदूर को बेदार किया
इस मुकाम तक। आज हमारी प्रेस लाइन के अंदर 8 घंटा ड्यूटी चलती है, कई 10 घंटा ड्यूटी चलती है, लेकिन इस महंगाई के दौर के अंदर आने वाले वक्त के अंदर पावर लूम मजदूर है जो, वो भी इस तहरीक से एक इबरत ले कि हम जो तहरीक चलाते हैं उसे हम सक्सेस करते हैं। आज हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है, तो आज हम मालेगांव से लेके तो पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स जितने भी उनको भी हिला सकते हैं। आने वाले वक्त के अंदर बेदार हो जाओ। और मेरे मजदूर भाइयों, क्या सबसे पहले आज महंगाई तो मजदूर के, ये जो महंगाई तो मजदूरी बढ़ाने के लिए ये बेदारी रहो। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम तहरीक चलाएंगे 2 महीने के बाद, यानी कि मेरी मजदूरी आज 15 रुपये फिलहाल है और 17 रुपये आने वाले वक्त के अंदर 2-3 महीने के अंदर हम 20 रुपये इसको मजदूरी को करेंगे। इस महंगाई को हम तोड़ेंगे इंशाल्लाह। अपनी इतनी बात बोल के मैं खत्म करता हूँ। बात पेश करता हूँ अनवर खान साहब को। और आइए अब इस मुकाम पर हमारे और मुक़र्रिर जनाब अल्ताफ़ कामरेड साहब हैं। ये बहुत फाल और मुताहरिक रहा करते हैं मजदूरों के लिए। मैं गुजारिश करता हूँ कि नफरत के दीवारों को हम कैसे उठा लेंगे। तुम प्यार से दोगे तो हम जहर भी खा लेंगे, बच्चों को सुला देंगे सूखे हुए हिस्से पर, हम भीग के बारिश में तकलीफ उठा लेंगे। बीमार भिखारी से बीवी ने कहा उसकी, बस एक ही रोटी है कोई बांट के खा लेंगे। इस्तेमाल कीजिए जनाब अल्ताफ़ कामरेड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़्यादा वक्त नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ कि यूनियन क्या है और यूनियन की अहमियत क्या है। देखो, यूनियन से मैं भी नहीं जुड़ा था और जब यूनियन का नाम आता था हम भी पीछे भागते थे, बोलते थे यार कोई कुछ करता नहीं है और कुछ होता नहीं। लेकिन जब लॉकडाउन आया और हालात आए हमारे ऊपर, तो हमने डायरेक्ट एक तहरीक चला दी और यूनियन के अजहर भाई को हमने बुलाया कि यार तुम आ जाओ। वहाँ पे हमने तहरीक चलाई, न्यूज़ पर दिया और उतना तो कर दिए हमने, लेकिन हमको थोड़ी घबराहट हुई कि यार हमने लॉकडाउन में इतना बड़ा काम कर डाले, एसपी का फोन आ रहा है, पीआई का फोन आ रहा है, अब क्या हो। तो ये यूनियन के जिम्मेदार रमेश भाई इन्होंने हमें हौसला दिया कि तुम बिल्कुल डटे रहो, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। लॉकडाउन में हालात ऐसे है और उनका सेठ लोग तुम्हें 1 रुपया देने तैयार नहीं है, तो तुम लड़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें हिम्मत दी और हमारे साथ चलते रहे। उनके चलने से हमारे को इतना फायदा हुआ कि एक आदमी पर आदमी, डॉक्टर साहब पर आदमी हमने 4000 रुपया मालक से दिलाया, पर आदमी 4000 रुपया हमने मालक से दिलाया। और उसके बाद मजदूरी बढ़ाने के लिए भी हमने फिर हमने तहरीक चलाई। फिर यही रमेश भाई और यही हमारे कमेटी के जिम्मेदार जो यहाँ पे बैठे, ये लोग ने बोले तुम सही रास्ते पे और सही काम कर रहे। ये मजदूरों को मजदूरी बढ़ाने का जो तुमने तरीका किया है, ये कामरेड यूनियन का तरीका है और तुम यार कामरेड यूनियन से जुड़ो। ये कामरेड यूनियन आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी है और उन्होंने मजदूरी भी बढ़वाई। आप लोगों से मैं ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए आप लोगों से यही कहूँगा कि इस यूनियन से जुड़ो। और जो कार्ड आप बन रहा है, जो रजिस्ट्रेशन कार्ड हो रहा है हुकूमत की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन मार्फत, सीआईटी यूनियन मार्फत ही बनाओ, क्योंकि आप लोगों का रिकॉर्ड हमारे पास होगा, हमारे जिम्मेदारों के पास होगा, ताकि हम डॉक्टर साहब के पास ये दें कि यार हमारे शहर में इतने मजदूर हैं और कोई भी सियासी लीडर मुकादमों को मजदूरों को लालीबाप देते, बोलते हैं कि हम तुम्हें 11,000 कॉलोनी में मकान देंगे, लेकिन वो ऐसी कोई स्कीम में ना तो हमें कुछ देते हैं, सिर्फ लालीबाप देकर घर चले जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ आपके डॉक्टर साहब कि ऐसी कोई स्कीम आती है या हुकूमत से आप कुछ ऐसा कर सकते जो मजदूरों को बेघर मजदूर है उनको घर मिले। ये 11,000 कॉलोनी बनकर पड़ी है, सड़ रही है, लेकिन ये वाटअप भी नहीं हो रहा है। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इस ताल्लुक से खास तौर से गौर करें और मजदूरों को खास तौर पे वो कॉलोनी मिले, कुछ ऐसा कदम उठाए। बस इतनी बात बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय अस्सलाम वालेकुम। मरी मुर्गी अल्लाह के नाम, समझ रहे हैं, लेकिन ये लिजराज इतने नाकारा है कि वो भी नहीं दिला सकते। और वो जितनी खराब उसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, इतनी खराब जगह जाने से बेहतर है तो आप जिस हालत में रहे हैं
वो वही हालत आपकी जो कॉलोनी से बेहतर है। इतना करप्शन है उसमें और इतनी खराब, इतनी खस्ता हालत है। एक छोटा सा बच्चा ऐसा हाथ मार दे तो दीवार गिर जाए। मैंने अपनी आंखों से देखा, हादसा भी वहाँ पर पेश आया। तो ये हमारे शहर की सियासत है। अफसोस होता है इस कदर गंदी और गली सियासत पर। हाजिर आइए इस वक्त प्रोग्राम में कुछ चेंजेस, कुछ तब्दीली करते हुए जो दरमियान के कुछ मुकर्रीन हैं उनसे माफ़रत चाहते हुए, क्योंकि हमारे पास वक्त की तंगी है और हमें आज के जो हमारे मेहमान खास हैं, जो आज के हमारे सदर मौसूफ हैं, हमें उन्हें सुनना है। जो उससे पहले जो है मैं चाहता हूँ कि हमारे राइट्स पर मालिक और टेलर यूनियन के सदरान जनाब पप्पू मास्टर तशरीफ रखते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, MDF से भी जुड़े हुए हैं। मैं उन्हें इन अशार के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए मदऊ कर रहा हूँ कि शिकम की आग को मेरे बुझाने बैठ जाती है, शिकम की आग को मेरे बुझाने बैठ जाती है, ये झूठी आग भी सपने दिखाने बैठ जाती है, अमीरी बंद कमरे में भी है मोहताज इसी की, गरीबी धूप में रोटी पकाने बैठ जाती है। इस्तेमाल कीजिए जनाब पप्पू मास्टर। मजदूर भाइयों, आज मजदूरों के टॉपिक पे बात करें। मैं भी मजदूर का दिन जोड़ता था, अलहमदिल्ला 13 दिन दुकान चला। मैंने दिन जब तक जोड़ा, जब तक एक बात देखा मजदूरों के अंदर के मजदूर है, मजबूर नहीं। और अपने शहर के मजदूर लोगों ने अपने आप को मजबूर करके रखा। मजदूर कई तरह समझे, हम वो मजदूर हैं जो लोहे का आकार बदल देते हैं। हम मजदूर ऐसे मजदूर हैं जहाँ पर धूप छाँव गर्मी बारिश कुछ नहीं देखते, सिर्फ काम करते। हम वो मजदूर हैं जो एक 30 लोगों के कारखाने के सेठ को हम 200 लोगों का मालिक बना देते, उसके बाद भी हम मजदूर हैं। तो जब तक अपने अंदर अपनी अहमियत नहीं जागेगी, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जिस टाइम तक तुम अपने आप को नहीं समझोगे तो कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है। अपने मसाइल खुद आपको बोलना पड़ेगा। अब आपके लिए, लोगों के लिए स्टेज बन चुका है बोलने के लिए, मजदूरों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि हर तंजीम, हर मजदूर बोलना चाहे, मगर पहले कोई सुनने वाला नहीं। सियासी लेवल पर ऐसी बात होती थी कि मजदूरों से सुना जाता था, फिर सेठों की सुना जाता था, बाद में बैठ के कंप्रोमाइज कर दिया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह आज बोलने के लिए बहुत सारी बातें करने के लिए भी लोग हैं, मगर जब तक आप लोग अपनी बात सामने लाएंगे नहीं आएंगी। तो मेरा यही बोलना है कि भैया मजदूर बनो, मजबूर मत बनो और अपना काम खुद करने की कोशिश करा करो, इसके ऊपर मत डाला करो। जब तक हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तो कोई लड़ेगा नहीं। ये बोलने में अपनी बात करते हैं। हमारे आज के अध्यक्ष, आज के सदर, भारतीय ट्रेड यूनियन के रियासती सदर आली जनाब और डॉक्टर कॉमरेड विराट साहब को समाप्त करवाए। इस बीच पर मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि मुनज़्ज़म तरीके से शहर के मजदूरों के लिए काम करेंगे। इस रात के ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती, मध्य हकारत से मजदूर के बच्चों को तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। तो रोज आज के हमारे मेहमान साहब जनाब डॉक्टर कॉमरेड विराट। और सामने बैठे हुए सभी कॉमेंट्स, आपने ये मीटिंग बहुत ही शानदार तरीके से आयोजित की है और इसके लिए मैं सभी जिन्होंने दूसरे कॉमरेड लोगों ने इसके लिए मेहनत किया, मुझे पता है पिछले 8-10 दिन से आप मेहनत कर रहे हैं और ये मीटिंग अच्छी होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी हमारे सरकारी कॉमरेड को, सभी यूनियन के पदाधिकारी नेताओं को धन्यवाद देता हूँ कि सब मजदूरों को एक जगह पे लाने का काम हमने किया। तो पहले तो मैं आप लोगों को विनती करूँगा कि ये जो हमारे साथियों ने इतना मेहनत किया है, उनका जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। पढ़ी है मजदूरों के बारे में, जैसे आपने बोला मजदूरों के बारे में सोचे
बड़ा नेता आएगा, MP MLA आएगा, दूसरे पार्टी का नेता आएगा तो लोग उसके पीछे घूमते रहेंगे। मगर मजदूर के पीछे घूमने के लिए किसी को टाइम नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है। तो इसके लिए कोई MP हो, कोई MLA हो, कोई मिनिस्टर हो, उनसे अगर कोई समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, तो ये हमारे साथी हैं जो मजदूरों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आप सबों को दान सलाम करता हूँ। और आप सब लोगों ने जो बात किया वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण की बात है। आपने बात की कि मजदूर को एक होना जरूरी है, मजदूर को हिम्मत रखना जरूरी है, मजदूर को संगठित होना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि मजदूर की जिंदगी में इससे अहम बात को कोई नहीं हो सकती। आपने आपके अनुभव से बताया कि यहाँ तो सरमाएदारों का उनके जो धन संपत्ति बढ़ रही है और मजदूर नीचे जा रहे हैं। तो इसका मतलब आप मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, 12 घंटे काम करते हो, 10,000 रुपये भी नहीं मिलते। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप 25-30 हज़ार रुपये मालिक को कमा के देते हो और मालिक आपको 10,000 रुपये भी नहीं देता। तो मालिक आपकी लूट करता है, आपकी मेहनत की लूट करता है, आपके पसीने की लूट करता है। और इसको समझना बहुत जरूरी है, सभी मजदूर को समझना जरूरी है कि मेरी गरीबी क्यों है, मेरा ये जिंदगी जो आप बोलते हो कि कोई इंसान की जिंदगी जिए। एक इंसान का मतलब क्या होता है, उसको एक सही तरीके का इनकम का कोई गारंटी होना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सके, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सके, एक अच्छा घर हो, नहीं बोलता कि बंगला होना चाहिए, मगर एक अच्छा घर होना चाहिए। अगर बीमार हो गया तो उसकी कोई सुविधा होनी चाहिए। और हमारे बच्चे जो नई जनरेशन है उनका कोई भविष्य बनने की स्थिति होनी चाहिए। मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं, पीढ़िया से पीढ़िया काम करती है। मैं देखता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ तो हमारे कॉमेंट मुर्तुजा जी है, हमारे कॉमेंट सेक्रेटरी है, आप लोगों को मैं देखता हूँ काम करते हो, 12 घंटे काम करते हो, 60 साल की उम्र के बाद भी काम करना है, 65 साल का है तो भी काम करना है। मगर जिंदगी नहीं बदल रही, क्यों हो गया? कोई अपना नसीब में कोई किसी ने लिखा है क्या हम ऐसे रहेंगे? और वो सरमाएदार के नसीब में ऐसा लिखा है कि उसके पास पैसा जमा ही होता रहेगा। तो ये क्यों होता है? ये कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, एक सिंपल बात है कि हम संगठित नहीं है, हमारी ताकत नहीं है, मालिक हमको चूसता है और हम उसके ऊपर रोक नहीं लगा। सिर्फ एक बात है, कोई नसीब का बात नहीं, कोई पुराने जन्म में अच्छा किया बुरा किया वो भी बात नहीं है। बिल्कुल एक बात है, मेरी माँ बहुत भगवत गीता पढ़ती थी, वो बोलती थी कि दुनिया में जो होता है वो परमेश्वरी का। तो मैं उसको पूछता था कि भाई कुछ लोग अमीर है, इतने अमीर है कि सारे उनके कुत्ते भी गाड़ी में घूमते हैं, और ऐसे लोग ऐसे मेहनत करने वाले लोग उनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता, तो तुम्हारा ये परमेश्वर ऐसा कैसा? तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इंसान को जानवर की तरह जीने को मजबूर करने वाली स्थिति, इंसान बोल के जो हक है वो चुराने वाली स्थिति, ये स्थिति को बदलना चाहिए। ये हर एक को लगता है। क्या आपको लगता है कि आप जिस तरीके से जी रहे हो अच्छा है? हमारे MP शुगर के कॉमरेड यहाँ पे बैठे, हमारे मल्टी क्लास के कॉमरेड यहाँ पे बैठे, मालिक बड़ा मालिक है मगर ईमान वेतन नहीं देता था, ESI नहीं, प्रोविडेंट फंड नहीं, जुल्म करता था, संघर्ष किया, लड़ाई अभी भी जारी है, दोनों कंपनी की लड़ाई अभी भी जारी है। और मैं आपको बता दूं कि CI2IC संगठन है, 2 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, हम मालिक को छोड़ते हैं, किसी लागत नहीं। हमने लड़ाई 25 साल लड़ी है, 25 साल के बाद जब हो वर्कर का उसका हक दिलवाया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट तक गए, लाखों रुपए खर्चा हो गया, मगर एक मालिक के पीछे अगर हम लगे
तो उसकी छुटकारा कभी नहीं हो सकता, हम छोड़ेंगे नहीं। और मगर क्या है, सीआई तो है क्या, लाल झंडा है क्या, समझने की कोशिश करो। बराबर ये मालेगांव में लोग बोलते हैं, मैं भी नासिक में इलेक्शन में खड़ा था तो मेरे ऊपर मेरे बारे में प्रचार किया ये मजहब को नहीं मानता है। मालेगांव में भी हिंदू मालिक है, हमारे किशोर के कंपनी का मालिक, एमडी शुगर का मालिक हिंदू है और वर्कर कौन है, वर्कर भी हिंदू है, फिर क्यों चूस रहा है वो? अगर हिंदू है तो क्यों उनको पगार बढ़ा के नहीं देता, क्यों उनको परमन नहीं करता, क्यों उनके प्रोविडेंट फंड की चोरी करता है? तो मजहब का क्या मतलब है? मजहब तो निजी मामला है। आपको हिंदू रहना है हिंदू रहो, मुसलमान रहना मुसलमान, क्रिश्चियन बनना है क्रिश्चियन बनो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी छूट दे दी है। आपका कोई भी रिलीजन हो सकता है, आप रिलीजन बदल भी सकते हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इंसान को पूरा फ्रीडम दिया है। मगर ये राजकारणी लोग, ये सियासी लोग क्या बोलते हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, सीआईयू के लोग मजहब को नहीं मानते। हम बोलते हैं कि भाई तुम हिंदू हो, मंदिर में आराम से जाओ, मगर दंगा मत करो। मुस्लिम हो, आप मस्जिद में आराम से जाओ, क्रिश्चियन है चर्च में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर रिलीजन का, मजहब का वापर करके जनता में फूट नहीं डालने का, जनता को गुमराह नहीं करने का, और जनता जो लड़ने के लिए एक आती है उनके फाटाफूट नहीं करने का यह मतलब है। अभी मैं आपके सामने सवाल पूछता हूँ, मैं यहाँ के आमदार और मंत्री को भी पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे जो चुन के आते हैं मालेगांव में, वो मुस्लिम समाज के आमदार तो वही होते, और काम करने वाले मजदूर कौन है, नागरिक कौन है, मजदूर सभी मेजॉरिटी मुस्लिम है। क्यों यहाँ पे आप धर्म के बारे में सोचते हैं? क्यों ऐसा नहीं लगता आपको कि मेरे समाज के लोग इतनी बदतर जिंदगी जी रहे, मुझे कुछ करना चाहिए? इतिहास गवाह है, जो धर्म गुरु रहते थे वो अन्याय के विरोध में लड़ते थे। मगर अभी के धर्म गुरु लड़ने का अन्याय के विरोध में, ये मजदूरों का शहर है, यहाँ मजदूर है। यहाँ के मौलवी का पहला काम होना चाहिए इमाम वेतन की लड़ाई लड़े और पावरलूम कामगार को न्याय दे, ये उनका पहला काम होना चाहिए। यहाँ के आमदार का, यहाँ के एमपी का, यहाँ के मिनिस्टर का क्या कर रहे हैं? कानून है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी घटना में कानून बना के लिया है, इमाम वेतन कानून। 8 घंटा काम करेंगे तो कितना वेतन मिलना चाहिए इसका कानून। 12 घंटे का काम का कानून नहीं है, 8 घंटे का काम का है। आप लोग 12 घंटे काम करते हो, आपको 8 घंटे का भी मजदूरी नहीं देते। मगर वो किमान वेतन कानून है, किमान वेतन कानून का कोई अमल नहीं। अगर किमान वेतन, सिर्फ किमान वेतन का मतलब क्या, कम से कम कितना होना चाहिए? एक फैमिली को जीने के लिए कम से कम कितना होना चाहिए? ज्यादा की बात नहीं है, कमाल वेतन की बात नहीं है। किमान वेतन भी नहीं दिया जाता है, मजदूरों को काम करके लेते और सरकार कुछ नहीं करती, कलेक्टर कुछ नहीं करता, कामगार अधिकारी कुछ नहीं करते, कोर्ट कुछ नहीं करता, लोक प्रतिनिधि कुछ नहीं करते। इसका मतलब है इनकी सबकी मान्यता है कि मजदूरों का शोषण चालू रहे, मजदूर को चूसा जाए, सरमाएदारों को फायदा हो, ये स्थिति को चालू रखना ये उनकी भूमिका है। इसके लिए तो नहीं बोलते। आपने सही बोला, यहाँ कोई मजदूर के बाजू में खड़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि सरमाएदार नाराज हो गए हैं, मजदूर के बाजू में खड़ा नहीं होते। आपको पता है सिर्फ लाल झंडा है जो किसान और मजदूर के साथ में रहता है। वोट के लिए तो सब आएंगे, इलेक्शन आते तो आपके घर पे आएंगे, जाहिरात निकालेंगे, होर्डिंग लगाएंगे, पर्चा बांटेंगे, पैसा दे देंगे, दारू पिलाएंगे, पार्टियां खिलाएंगे, सब करेंगे। मगर मजदूर को वो चीज नहीं चाहिए, मजदूर को तो उसके मेहनत का, पसीने का सही लाभ मिलना चाहिए। हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं, अगर प्रोविडेंट फंड नहीं होगा, किमान वेतन नहीं होगा तो घर कैसा चलेगा? प्रोविडेंट फंड होगा तो पेंशन होगी, प्रोविडेंट फंड होगा तो बचत रहेगी, बचत होगी तो घर बनेगा, बचत होगी तो बच्चों की शादियां होगी। मगर प्रोविडेंट फंड ही नहीं तो कुछ नहीं। प्रोविडेंट फंड का कानून होते हुए पावर वर्कर को प्रोविडेंट फंड नहीं, दुकान में काम करने वाले वर्कर को प्रोविडेंट फंड नहीं,
अभी मैं कॉर्पोरेशन की उधर से 5,000 रुपए में काम करा के ले 6-7 साल से। क्या काम है? सफाई का काम, गटर साफ करने का काम। इतना गंदा काम करने के बाद भी 5,000 रुपए, क्या जिंदगी रहेगी? जो गटर में 8 घंटा काम करता है उसकी क्या जिंदगी रहेगी, क्या सेहत रहेगी? जल्दी मरता है कि मतलब उसको 5,000 रुपए दिए जाता है। कानून क्या बोलता है? उसको परमानेंट करना चाहिए। कानून बोलता है कम से कम 20,000 रुपए उसको देना चाहिए, उसको महंगाई भत्ता देना चाहिए। मगर यहाँ की कॉर्पोरेशन जो सरकार की है, वो सरकार की कॉर्पोरेशन की डिमांड वेतन देती नहीं, कानून से मजदूरों को मुआवजा देती नहीं। तो आप कहीं भी जाओ मजदूर के साथ में, कॉर्पोरेशन में जाओ वही बात है, दुकान में काम करने वाले लोगों के पास जाओ वही बात है, पावरलूम में जाओगे वही बात है, शोलापुर में बीड़ी सेक्टर में जाओगे वही बात है। कोई मजदूर को डिमांड वेतन देने की तैयारी नहीं है। और इसके लिए क्यों नहीं मिल रहा? सभी संगठन एक होंगे, ताकत होगी तो कुछ हो सकता है। हमने CITU की तरफ से सिर्फ नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 25 वर्कर को परमानेंट दिया, 25,000 वर्कर को, 25,000, और उनका पगार कम से कम 20,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 महीने का पगार। 1-1 लाख रुपए बोनस देते, 1-1 लाख रुपए बोनस। आप उनके घर, मैं जब उनके वर्कर के घर में जाता हूँ तो मुझे खुशी होती है, अच्छा घर है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो वो बात क्यों नहीं होती हमारे गाँव? एक ही कारण है कि हमारे मजदूर इकट्ठा नहीं होते। तो क्या जरूरी है? यूनियन एक ऐसी ताकत है जो मालिक को दबा सकती है, सरकार को दबा सकती है। अभी वर्कर के पास जाएंगे तो 100 रुपए के मेंबर बनने को तैयार। आप लोगों को मेंबरशिप करने में कितनी दिक्कत आती है? 10 बार समझाना पड़ता है, 100 सवाल पूछेंगे। वो लूट रहा है उसको पूछेंगे नहीं, सरकार लूट रही है उसको पूछेंगे नहीं, जो कार्यकर्ता काम करता है उसको पूछेंगे। तो मुझे लगता है कि ये मालेगांव शहर सही में मजदूरों का शहर है, और इतनी बड़ी संख्या में 90% से ज्यादा लोग मजदूर है यहाँ पे, असंगठित मजदूर है। यहाँ कौन परमानेंट है? यहाँ तो परमानेंट नहीं तो सब असंगठित, न तो कोई कानून उनके लिए है। तो मैं आप लोगों को ये बात करने के लिए आया था, जो अभी तालुका कमेटी हो गई और बाकी जो भी नौजवान यहाँ पे बैठे हैं, अपने जिंदगी को सुधारने का एक ही मार्ग है, खुद को खड़ा रहना पड़ता है। और अकेले खड़ा होकर नहीं हो सकता है, इसलिए यूनियन बनानी पड़ती है। अकेले कोशिश करेंगे अपने को दबा देंगे। हमें तो डाटा लगाने की बात हुई थी, हमें तो जेल में डाला गया, 100 से ऊपर ज़्यादा केसेस की गई। हमारे ऊपर अटेम्प्ट मर्डर के 2 केसेस किए, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने केसेस दाखिल किए। दबाने की कोशिश होगी, गुंडे डालने की कोशिश होती है, सब होता है। मगर मजदूरों की ताकत रहती है तो सब गुंडों को ठिकाने लगाने का काम CITU ने किया। सभी ऐसा नहीं होता है। अभी वो ताकत मालेगांव में तैयार करनी है, कैसे करेंगे? पहले अपने सभी संगठन के जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ताओं को और नौजवानों को आगे आना चाहिए। हमारे शायद भाई साहब ने बोला बिल्कुल सही बात। हमारे कॉर्पोरेट मुर्तुजा है, हमारे कॉर्पोरेट सेक्रेटरी है, उन्होंने कोशिश किया, जिंदगी भर वो लाल झंडे के बारे में सोचते रहे, उन्होंने टिका के रखा, नहीं तो खत्म हो जाए। अभी आप नौजवान लोगों को आगे आना चाहिए और अपनी खुद की और सभी मजदूरों की जिंदगी बदलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। क्या करना है? आप जो बोल रहे हैं, हमारे जिला सेक्रेटरी बोल रहे थे कि भगत सिंह बनो, आप बोल रहे थे अशफाकुल्लाह खान बनो, तो कुछ बनने की जरूरत नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बढ़िया हथियार दे दिया कि भगत सिंह बनने की जरूरत नहीं, अशफाकुल्लाह खान बनने की जरूरत नहीं, सिर्फ लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत है और सही विचार उनके दिमाग में डालने की जरूरत है। हमारे सभी कार्यकर्ता हर वर्कर के पास जाके उनको यूनियन में संगठित करे। हर गली में अपना कार्यकर्ता जाना चाहिए। आप इतना अच्छा भाषण करते हो सब लोग, हर गली में खड़े रह के, चौराहे पे खड़े रह के मेगा माइक लेके सब समझा दो उनको कि तुम्हारी जिंदगी अगर किसी ने खराब की होगी तो राजकारणी लोगों ने, सियासी लोगों ने जिंदगी खराब की, और तुम गरीब रहे हो इसका कारण है कि तुम्हारी यूनियन मजबूत नहीं।
हमारे इधर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भाई साहब बैठे हैं, सर ये हमारे कॉमरेड है, आप देखो उनको, आपके जैसे लोग है, अगर कंपनी के साथ में लड़ते हैं, पूरे हिंदुस्तान में संगठन है और उनको वेतन बढ़ाना पड़ता है, उनको प्रोविडेंट फंड देना पड़ता है। कोविड के कारण डेथ हो गया, आत्महत्या किया तो भी उसको पैसा देना पड़ता है, मालिक को मजबूर करते हैं कि सुसाइड करने के बाद भी उसको पैसा देना पड़ेगा, 20-20, 25-25 लाख रुपए उसके फैमिली को देना। तो पहली बात है कि मुझे लगता है कि मालेगांव के हर कोने में आप लोगों को जाना होगा। मैं आप याद रखा में 4 करोड़ असंगठित कामगार है और आपके मालेगांव में जितनी पॉपुलेशन है, अगर 5 लाख लोग होंगे तो 4.5 लाख लोग ये असंगठित कामगार। असंगठित कामगार का मतलब क्या? मैं एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे जिनको प्रोविडेंट फंड है, ऐसे हाथ ऊपर करो जिसका प्रोविडेंट फंड है ऐसा, एक वो महापालिका में काम करते, 2 और 3 ये सीएट में काम करते ना। मैं मालेगांव को पूछ रहा हूँ, एक कॉमरेड जो महापालिका में काम करती थी और एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, दोनों सीआई, दोनों लाल झंडा। अभी बाकी लोगों का किसी का भी प्रोविडेंट फंड नहीं है, इसका मतलब आप सब लोग असंगठित काम करते हैं। इस यहाँ पे कितने लोगों का ESIC है? ESIC तो है, 2 ही बातें ध्यान रखना कॉमरेड, जो इनकम टैक्स नहीं भरता, इनकम टैक्स कौन भरता है बताओ? जिसका आमदनी 5 लाख से ज्यादा है भाई साल का, उसको इनकम टैक्स लागू बराबर है, 5 लाख बराबर है। सचिन, साल का जिसका इनकम 5 लाख से ज्यादा है वो इनकम टैक्स भरता है। आप में से किसका 5 लाख से ज्यादा इनकम है यहाँ पे बताइए? मालेगांव के लोगों को यहाँ कोई भी नहीं, तो आपको इनकम टैक्स लागू नहीं, आपको प्रोविडेंट फंड नहीं, आपका ESIC नहीं, आप सभी के सभी असंगठित कामगार। इतना ही पूछने का है, कोई भी मिलेगा रास्ते पर, कोई भी मिलेगा, तुमको प्रोविडेंट फंड है क्या, तुमको ESIC है क्या, तुम इनकम टैक्स भरते हो क्या? तीनों को ना बोलने का इधर संगठित असंगठित कामगार के बोर्ड में रजिस्टर हो जाओ और तुम्हारी एक पहचान बनेगी और आगे की लड़ाई के लिए अपने को काम आएगा। क्यों हम करें? एक तो इंश्योरेंस लागू हो रहा है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस लागू हो रहा है, जिसका भी कार्ड निकलेगा उसका एक्सीडेंट इंश्योरेंस लागू होगा। मगर वहां पे रुकने वाले क्या? बिल्कुल नहीं। ये श्रम कार्ड होने के बाद सरकार के पास संगठन जाएगी, CITO जाएगी कि तुमने अभी इतने 4 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन किया, अभी इनके लिए क्या करने वाले हो बोलो। अभी बोल सकते हैं क्या 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, तो रजिस्ट्रेशन आपने हर वर्कर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मैं आपको दूसरी बात बताऊं, घर में अपनी भाई काम करती है, माँ करती है, बहन करती है, बीवी करती है। अगर हमने आपको पूछा कि भाभी जी क्या करती है, तो आप क्या बोलते हो? कुछ नहीं करती, बराबर? घर में काम नहीं करती, घर चलाने का काम करती है, घर साफ करती है, बच्चों को संभालती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, ये काम नहीं है, वो भी एक कामगार है, समझ लो। वो भाई का, बहन का, माँ का भी रजिस्ट्रेशन करने का, उसको भी असंगठित कामगार बोलते हैं। 90% से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन ये असंगठित कामगार के वेबसाइट पे होना चाहिए। और इसके लेके हम क्यों कर रहे हैं? यूनियन इतना इसके पीछे क्यों पड़ रहे? इसको लेके हम आपको भी बोलने वाले हैं कि अभी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया, चलो सरकार के विरोध में लड़ाई के लिए हमें पेंशन देनी पड़ेगी, हमें इंश्योरेंस देना पड़ेगा, हमें घर देना पड़ेगा। हम असंगठित कामगार है तो आपको घर देना पड़ेगा। आप 10,000 घर बनाते हो, 5,000 घर बनाते हो, 200 घर बनाते हो और उसका ढिंढोरा पीटते हो। तो यहाँ अगर 4.5 लाख लोग असंगठित कामगार है और उनके उनमें से 3 लाख लोगों का खुद का घर नहीं है, तो 3 लाख घर बनाने की स्कीम बनाओ, उसके लिए लड़ाई हम कर सकते हैं। आपको 3 लाख एक ही बात को हम बोल सकते हैं कि हमारे मेडिक्लेम का क्या करोगे, इंश्योरेंस का क्या करोगे, हमारे पेंशन का क्या करोगे। हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, हम ये देश के नागरिक हैं, हम ये अर्थव्यवस्था में हमारे पैसा, हम कपड़ा बनाते हैं उसके ऊपर GST लेते हो कि नहीं होते, हम खाना खाने के लिए जाते हैं तो उसके ऊपर GST, हर चीज पे GST है। तो हम जिनको
कंप्यूटर समझता है, स्मार्टफोन समझता है, उनके साथ में जो उनकी मदद से ये पूरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपके पास स्मार्टफोन है तो आप खुद भी कर सकते हो, नहीं तो कॉमन सर्विस सेंटर से भी कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, यह रजिस्ट्रेशन आपको करना है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद इनकी संगठन अपने को बनाने का, दुकान में काम करने वाले कितने लोग हैं उनकी संगठन बनेगी, हाथ गाड़ी चलाने वाले कितने लोग हैं उसकी संगठन बनेगी, धुनी बातें करने वाले कितने लोग हैं उनकी संगठन बनेगी। अलग अलग काम करने वाले लोगों की संगठन बना के एक अपने को ताकत बनानी चाहिए। मजदूर की एकता आगे बढ़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन का फायदा होने वाला है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन का आपको देखो ध्यान दें। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन के ऊपर इसके लिए ध्यान दें। आगे क्या करना है, पहले तो ये मालेगांव शहर में कम से कम 10,000 लोग संगठन में आने चाहिए। लड़ाई करना है 200, 500, 1000, 1500 लोगों से कुछ नहीं होगा, 750 मेंबरशिप में कुछ नहीं होगा। मुझे नासिक से हद्दपार किया पिछले साल, नोटिस निकाला, तो मैंने बोला कि हमने मीटिंग किया CIT की और हमने निर्णय किया कि अगर डॉक्टर को नासिक से हद्दपार कर दिए पुलिस तो जितने CIT के सभासद है वो भी उसके साथ में जाएंगे। क्या होगा, 200 कारखाने बंद पड़ेंगे, 200 कारखाने बंद पड़ेंगे। ये जब पुलिस कमिश्नर को पता चला तो उसने नोटिस दिया, उसके आगे कुछ भी नहीं किया। नोटिस के बाद जो होता है वो आपको पता है क्यों हो गया। 200 कारखाने बंद करने की ताकत CIT की थी, इसके लिए यहाँ 10,000 लोग अपने अलग अलग संगठन के सभासद होने चाहिए। अगर हम बुलाएंगे तो कम से कम 5,000 लोग रस्ते पर आने चाहिए। और मैं आपको बोलता हूँ आगे मालेगांव में कि अगर मजदूरों का शहर है तो मालेगांव के पावर कामगार के किमान वेतन के लिए शहर बंद होना चाहिए। मालेगांव के कामगार को प्रोविडेंट फंड लागू होना चाहिए, इसके लिए शहर बंद होना चाहिए। वो शहर बंद करने की ताकत अपनी संगठन में है। शिवसेना महाराष्ट्र बंद कर सकती है, 50 लोग अगर महाराष्ट्र बंद कर सकते हैं, एक गाँव बंद कर सकते हैं, तो 5,000 वेतन नहीं कर सकते। और जब आप ये लड़ाई करोगे, शहर बंद करोगे, तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि ये ताकत है। अगर आप इस तरीके से संघर्ष करोगे तो मिनिस्टर को झक मार के यहाँ पे बात करनी पड़ेगी कि किमान वेतन का मसला है, कैबिनेट में डिस्कस करना पड़ेगा, कैबिनेट को निर्णय लेना पड़ेगा, सर्कुलर निकालने पड़ेगे, तभी आपको कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। मोर्चा निकाला पुलिस रहता है, मोर्चे से क्या होता है उसको 100, 200, 500 लोगों के मोर्चे से कुछ नहीं होता है सरकार को। अगर शहर बंद होता है, पूरा राज्य बंद होता है, बहुत बड़ा संघर्ष होता है। और संघर्ष अगर पुलिस के भी साथ होता है, मालिक लोगों के भी साथ होता है, तो फिर मीडिया को चर्चा करना पड़ता है। मीडिया में चर्चा होती है तो कैबिनेट को चर्चा करना पड़ता है, उसके ऊपर निर्णय होता है, फिर PR निकलता है, सब फायदा होता है। आपने तो आमदार और खासदार कुछ नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, हमारा आवाज कहाँ ऐसा पहुंचाएगा। एक बड़ी ताकत करके, एक बड़ा संघर्ष करके ये अपना आवाज वहां पे पहुंचाया जा सकता है, तभी आपको मिलेगा। नहीं तो आपके पिछले 50 साल में कुछ नहीं हुआ, अगले 50 साल में कुछ भी नहीं होगा। आप बोलोगे कि मैं इतना साफ क्यों बोल रहा हूँ, मेरे पास बहुत लोग होते हैं, बहुत अन्याय है, कुछ तो भी करो। क्या अपने पास जादू की बातें हैं? अपने पास कुछ नहीं है। हमारे पास एक ही ताकत है, मजदूरों की ताकत। हमारे एक ही ताकत है, हमारे विचार की ताकत। हमारे एक ही ताकत है, हमारी ईमानदारी है। कोई नहीं बोल सकता सीखों के आदमी को, कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी को उसने कोई गलत काम किया ऐसा कोई बोल नहीं सकता। तो ये हमारी ईमानदारी की एक ताकत है, ये नैतिकता की एक ताकत है। और आप लोगों की ताकत उसके साथ में जुड़ जाती है, तो हम सत्ता में रहे या नहीं रहे, सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी पड़ती है। ये जो बात है आप समझ लो। मैं ये मीटिंग में इतना ही कहने वाला हूँ कि आपने 10,000 मेंबरशिप होनी चाहिए। 10,000 मेंबरशिप कमेटी तभी होगी जब आप लोगों के घर घर जाओगे, पागल बन के काम करोगे, तभी होगी, नहीं तो नहीं होगी। आप कुछ लोग हमारे ऑफिस में आए, हमारे सभी कॉमरेड प्रोग्राम सोचे, कॉमरेड रमेश जगताप आपने बताया फोन करेंगे तो 10 मिनट के अंदर पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? तो ये लगन होनी चाहिए, ये कमिटमेंट होनी चाहिए, ये बांधने की होनी चाहिए। तो ये जो बात है इसके लिए हमारे ऑफिस में जो जितने भी हमारे कॉमरेड काम करते हैं पूरी लगन से
मेहनतकश लोगों के लिए जान लगाने की तैयारी करते हैं, तभी वहाँ पे संगठन बनती है। तो मैं चाहता हूँ कि मालेगांव की संगठन अपनी बढ़े। मजदूर की संख्या जबरदस्त है, इसमें से 10,000 लोग भी अगर अपने संगठन, क्या आप बोलते हो 10,000 सभासद रहेंगे तो आपको पैसा कम पड़ेगा? किसी के पास पैसा मांगने की जरूरत है? पोस्टर निकाल नहीं सकोगे? अरे बड़ा ऑफिस बना सकते हो, पूरी ताकत से आप कर सकते हो। मालिक लोगों के पास जितना पैसा है उतना पैसा संगठन के पास आ सकता है अगर आपने मेंबरशिप बढ़ेगी। हम अकेले गरीब है, अगर हम एक हो गए तो गरीब नहीं। हम अकेले कमजोर है, अगर हम एक हो गए तो कमजोर नहीं है। तो इसके लिए मजदूर वर्ग की ताकत को हम समझें और ये ताकत को आगे ले जाने के लिए कोशिश करेंगे। CIT को पूरा मदद करेगा। कॉमरेड तुकाराम सोल्जे पिछले 5-6 साल से थोड़ा हम उसको पूछते हैं, मीटिंग में पूछते हैं क्यों नहीं बढ़ रहा है, संगठन आगे क्यों नहीं जा रहा है? आप पूछो उनको, हमारे बहुत डिस्कशन होती है। हम तुकाराम को बोलते हैं कि नहीं, ये 100-200 से नहीं चलेगा और संगठन साथ में आनी चाहिए, सब लोगों के पास जाओ, सब लोगों से मिलो। तो कॉमरेड तुकाराम सोल्जे आपके साथ मैं आपको और एक घोषणा करना चाहता हूँ। ये सचिन मालेगांव से वहाँ ये भी आपके लिए टाइम देंगे, आपको मदद करेंगे संगठन बनाने के लिए। महीने में 1-8 बार वहाँ पे आएंगे, आपको मदद करेंगे। ये मालेगांव के लिए, इसके लिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, तो काफी लोग हैं जो आपको मदद करने के लिए तैयार है। तो CIT पूरी ताकत आपके लिए लगेगा। मैं भी आऊँगा। देखो मेरा एक तरीका है, लड़ने वाले लोग हैं वहाँ पे जाता, लोग नहीं लड़ते तो वहाँ पे नहीं जाता, उसकी तरफ देखता भी क्या करना है। गुलाम लोगों के साथ में रिलेशन रखते क्या होगा? लड़ने वाले लोग रहेंगे तो हर महीने में मैं आऊँगा, अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर 2-3 साल के बाद ऐसा ही समस्या करने के लिए। तो आपको ये संगठन जो नौजवान बैठे उनको मैं ये बोलूँगा कि आप आगे आओ, आप जगह पे जा सकते हो, मेहनत कर सकते हो, लोगों को इकट्ठा कर सकते हो। लीडरशिप में नौजवान लोग आने चाहिए। आप आगे अच्छा है, मेरे बहुत अच्छा लगा। तालुका कमेटी में आप लोग पुराने कार्यकर्ताओं का, पुराने नेताओं का अनुभव और नया धर्म गुण, ये दोनों को साथ में लेके काम करना चाहिए। तो इस तरीके से हम करेंगे। CIT आपको पूरा साथ देगी। आने वाले दिनों में आपको एक लक्ष्य रखना है, 10,000 की मेंबरशिप होनी चाहिए और अगले कभी 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद एक जबरदस्त तनख्वाह हम मालिक लोगों को देंगे। मैं आपको बोल देता हूँ क्या होना चाहिए कि मजदूर की ताकत मालिकों को समझनी चाहिए। क्या हमारे बहनों ने लड़के बताए, मालिक को बहुत मस्ती थी, वो बोलता था सबको निकाल दूंगा, नहीं निकाल पाया। तो अपन ताकत कैसे बना सकते हैं? 10,000 मेंबरशिप रहेगी तो हम पहले तहरीक चलाएंगे, हमें किमान वेतन और प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो 1 महीने के बाद हम मालेगांव शहर बंद कर देंगे, रास्ते पर उतरेंगे। 3 महीने के बाद 1 महीने की तैयारी करो। अगर ये मालिक लोग नहीं मानते, मिनिस्टर को नोटिस देंगे, आमदार को नोटिस देंगे, कलेक्टर को नोटिस देंगे, कामगार मंत्री को नोटिस देंगे। 3 महीने के अंदर अगर ये काम नहीं हुआ तो मालेगांव शहर हम बंद करेंगे और आपके नेतृत्व में, बड़े पुडारी के नेतृत्व में नहीं, आपके नेतृत्व में मालेगांव शहर बंद हो जाएगा और लोगों को छापना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। मजदूरों ने शहर बंद कर दिया, मजदूर रस्ते पर हो गया और ये सरमायादारों का नहीं, जो झूठे और ढोंगे पुराने लोगों का नहीं, तो ये मजदूरों का शहर है और ये शहर में आगे राज करेंगे तो मजदूर करेगा। इस तरीके का वातावरण आपको बनाना है, वो तरीके से आप काम करना चाहिए। मैं आपको पूरी शुभेच्छा देता हूँ। जो नई कमेटी है और कोई काम करना चाहते हो 2000 लोग CIT में, आप लोगों का स्वागत है। ये तालुका कमेटी है, ये तालुका कमेटी को पूरा सहयोग दे दो। आप लोग सब साथ में मिलकर काम करो और आने वाले दिनों में मालेगांव अव्वल नंबर का जिला बनना चाहिए। इस तरीके से CIT को आगे ले जाने का प्रयत्न करें। मैं पूरी आपको शुभेच्छा देता हूँ, आप सबको लाल सलाम करता हूँ और मेरा वक्तव्य खत्म करता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाजार, पानी की टाकी के पास डायमंड कारपेट। यहाँ पर कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाजार, पानी की टाकी के पास।